एक छोटी सी फार्मा कंपनी जो अपनी सेल्स को 30 से 35% के रेट पे ग्रो कर सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके प्रॉफिट्स इससे ज्यादा रेट पे ग्रो हो सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है और स्टॉक वो तो पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आखिर मार्केट इस कंपनी में देख क्या रहा है? तो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। तो बेसिकली एक B2B मॉडल है, यानी बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल है कि ये खुद डायरेक्टली कंज्यूमर से तो डील नहीं करते, लेकिन ये दूसरी कंपनीज के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर करके उनको सेल करते हैं। लेकिन फार्मा सेक्टर में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनफ नहीं होती, तुम्हें बेसिकली अप्रूवल लेने पड़ते हैं अलग अलग जगह के। जैसे अगर तुम्हें यूएस में कोई ड्रग बेचनी है तो तुम्हें FDA का अप्रूवल चाहिए, ऐसे यूरोप में कोई ड्रग बेचने के लिए तुम्हें उसका अप्रूवल चाहिए, तो तुम्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के अप्रूवल लेने पड़ते हैं ड्रग बेचने के लिए। तो क्योंकि इनके पास अलग अलग जगह के अप्रूवल्स है ना, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी ग्लोबल कंपनीज के लिए ड्रग्स बनाते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। यानी कि जो भी ग्लोबल कंपनीज है ना जो ड्रग्स बेचती हैं बाहर, वो इनसे अपनी ड्रग्स बनवाती हैं और इनसे ड्रग खरीद के उस पर अपना ब्रांड नेम लगा के बाहर बेचती हैं। तो इससे फॉरेन कंपनीज को क्या फायदा होता है? एक तो उनको बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाने पड़ते खुद ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए, और दूसरा उनको अप्रूवल के चक्करों में नहीं फंसना पड़ता क्योंकि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स के पास अप्रूवल भी है, तो वो डायरेक्टली इससे ड्रग बनवा के इससे खरीद लेते हैं और फिर उस पर अपना ब्रांड का नाम लगा के उसको सेल कर देते हैं। इसीलिए ये कंपनी मेनली एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ग्लोबल कंपनी को कोई भी दवाई जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन चाहिए या कोई इंजेक्शन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो क्वालिटी फार्मा को बोलेंगे कि भाई तुम हमारे लिए ये दवाई बना दो हमारे नाम के अंडर, और क्वालिटी फार्मा उनके लिए ये दवाई बना के उनको सेल कर देगा और फिर वो ग्लोबल कंपनी अपने ब्रांड नेम पे उस ड्रग को बेच देगी। अब ये सोचो कि एक ग्लोबल कंपनी ने क्वालिटी फार्मा से एक ड्रग बनवा ली, सपोज सेफ्ट्रायोक्सोन बनवा ली, और इसको सेल कर दिया, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल्स में ये ड्रग यूज होने लग गई। तो अब ना वो ग्लोबल कंपनी अपने सप्लायर को यानी कि क्वालिटी फार्मा को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने अपने सप्लायर को चेंज किया तो उनको ये चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सप्लायर के पास अप्रूवल है या नहीं है, दूसरा क्या उसके प्लांट में इंस्पेक्शन ढंग से हुई है कि नहीं है, क्या उसमें वहां पे ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही है, और क्या उनके सप्लायर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। तो बेसिकली वो ना चेंज नहीं करेंगे क्वालिटी फार्मा को अगर कोई और सप्लायर उनको 5-10% सस्ता भी दे दे, क्योंकि अगर तुम अपना सप्लायर चेंज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेडेक है कि भाई तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा उसके पास अप्रूवल होने चाहिए, दूसरा उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तीसरा उसके प्लांट में रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हेडेक है। तो इतनी इजीली जो ग्लोबल कंपनीज है ना वो अपने सप्लायर को चेंज नहीं करती, जो इनके बिजनेस का एक मोट मान लो तुम। अब देखो, जहां पे तुम ड्रग बना रहे हो सबसे पहले तो वो जगह स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब इनकी फैक्ट्री स्टेराइल होनी चाहिए, इसीलिए उस फैक्ट्री में रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, क्योंकि किसी भी दवाई में गंदगी नहीं जानी चाहिए, वरना उस दवाई से फायदा होने की बजाय नुकसान ही हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने अलग अलग ड्रग्स बनाने के लिए अलग अलग यूनिट सेटअप कर रखी है ताकि दवाइयों में कोई कंटामिनेशन का रिस्क ना रहे। जैसे देखो, इनकी टोटल 5 यूनिट है, जिसमें एक में ये जनरल ड्रग्स बनाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, दूसरे में ये बीटा लैक्टम्स बनाते हैं, तीसरे में ये कैंसर की ड्रग्स बनाते हैं जिसको इन्होंने ऑन्कोलॉजी लिखा हुआ है, चौथे में सिफेलोस्पुरिन बनाते हैं जो कि बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, और पांचवे में बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं। इस बात को छोड़ो कि बायोलॉजिकल ड्रग्स क्या होती हैं, बस ये समझो कि पांचवे में बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं। और इनकी छठी यूनिट अभी कंस्ट्रक्शन में है जिसमें ये हार्मोन्स बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि अभी ये केपेक्स कर रहे हैं, मतलब कि एक यूनिट और लगा रहे हैं जिसमें गोइंग फॉरवर्ड ये हार्मोन्स बनाएंगे। तो क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो इस वजह से ये क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। जो क्लाइंट इनसे जनरल ड्रग्स खरीद रहे हैं वो इनसे एंटीबायोटिक भी खरीद सकता है कि सिफेलोस्पोरिन भी ले ली, ये कैंसर की ड्रग भी खरीद सकता है कि ऑन्कोलॉजी की ड्रग्स भी ले ली। तो इससे क्रॉस सेलिंग इंक्रीज होती है इनकी, जिसकी वजह से अपनी सेल्स को ग्रो कर पाते हैं। अब तुम ये बात समझो कि जो ये इंजेक्टेबल्स बनाते हैं यानी कि इंजेक्शन बनाते हैं, या जो इनकी कैंसर की ड्रग्स है ऑन्कोलॉजी वाली, या फिर जो इनके हार्मोन्स गोइंग फॉरवर्ड ये बनाएंगे, या जो ये बायोलॉजिक ड्रग्स बना रहे हैं अपनी, इन सब में इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। देखो, अगर कोई कंपनी जनरल ड्रग्स बनाती है जैसे कि पैरासीटामोल हो गई तो उसमें मार्जिन कम होते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी स्पेशलाइज्ड ड्रग्स बनाती है जैसे कि कैंसर की ड्रग हो गई, या फिर हार्मोन्स हो गए, या इंजेक्शन हो गए, या बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गई जो ये बना रहे हैं, तो इसमें इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। और ये जनरल ड्रग्स भी बनाते हैं जिसमें इनके मार्जिन कम होते हैं। और मैनेजमेंट बेसिकली यही कोशिश कर रही है कि ये अपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल बढ़ा ले, यानी कि अपने कैंसर की ड्रग की सेल बढ़ाए गोइंग फॉरवर्ड और अपने बायोलॉजिक्स की सेल बढ़ाए गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इनके मार्जिन इंप्रूव हो। और इसके बारे में डिटेल में हम इनके मार्जिन में डिस्कस करेंगे। और ये कंपनी अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, GCC कंट्रीज हो गई जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया या अफ्रीका हो गया। तो बेसिकली इनका मेजर रिवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है और ये बहुत सारी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके बिजनेस मॉडल पे जो एक रिस्क होता है वो ये होता है कि सपोज इनकी कोई फैक्ट्री की अप्रूवल कैंसिल हो गई, या फिर इनकी जो ड्रग थी उसमें कोई दिक्कत मिली जिसकी वजह से इनकी ड्रग बैन हो गई, या इनका किसी ड्रग का लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो ये 2-3 रिस्क होते हैं
होते हैं किसी भी फार्मा बिजनेस पे जो हमें ट्रैक करने पड़ते हैं। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल कि ये एक B2B कंपनी है जो अलग अलग ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए ड्रग्स बनाती है और उनको सेल कर देती है, और फिर वो फार्मा कंपनीज उन ड्रग्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती है। अब चलते हैं इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। तो Q4 FY26 में इन्होंने अपनी सेल्स को 36% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर, और फुल ईयर FY26 के बेसिस पे भी इन्होंने अपनी सेल्स को 35% से ग्रो किया। और जो इनकी फुल ईयर के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ की सेल्स हुई है ना, उसमें से 20 से 25% इनको ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट से आया है, यानी कि कैंसर ड्रग से आया है, जिसमें इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 से 130 करोड़ का रिवेन्यू इनका कैंसर वाले सेगमेंट से आया है। और सेल्स पे मैनेजमेंट ने अगले साल की ये गाइडेंस दे रखी है कि अगले साल ये 650 करोड़ की सेल्स करेंगे। इस साल इनकी 500 करोड़ की सेल्स है, तो बेसिकली FY27 में ये अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे। अब फुल ईयर के बेसिस पे और इस क्वार्टर के बेसिस पे, यानी कि दोनों टर्म्स में इनके एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों इंप्रूव हुए हैं, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं इनके मार्जिन, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आ रही है। तो देखो इनके प्रॉफिट में 69% की ग्रोथ है फुल ईयर के बेसिस पे, क्योंकि इनके पैट मार्जिन 10.8% से इंप्रूव होकर 13.4% के आसपास आ गए हैं। तो अब ये समझते हैं कि इनके मार्जिन इंप्रूव हो क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, यानी कि अपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, जैसे कि जो इनके कैंसर वाला सेगमेंट है ना, ऑन्कोलॉजी का सेगमेंट, उनमें इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। तो बेसिकली ये अपने ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस कंपनी में गुड प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, मतलब कंपनी हायर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। और इस साल तो इनके टोटल रिवेन्यू का 20 से 25% इनके कैंसर वाले सेगमेंट से आया है, मतलब इनके हाई मार्जिन सेगमेंट से आया है। लेकिन FY29 तक ये उसको बढ़ा के 30% कर देंगे, यानी कि FY29 तक इनका 30% रिवेन्यू इनके कैंसर वाले सेगमेंट से आएगा, जो कि इनका हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। लेकिन इस क्वार्टर में ना इनके ग्रॉस मार्जिन डिक्रीज हुए हैं। तो बेसिकली ना ये अभी तक मेजरली सेमी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स में काम करते हैं, मतलब उन मार्केट्स में काम करते हैं जहां पे लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस वजह से ना इन मार्केट्स में कंपटीशन भी ज्यादा है, जिस वजह से ये अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पाए। जो भी इनकी ग्रोथ आई है ना, वो सारी मेनली वॉल्यूम ग्रोथ से आई है, और पिछले 3 साल से ये अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पा रहे, जबकि रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। और मैनेजमेंट ये बता रही है कि जैसे जैसे ये और रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में एंटर करेंगे और इनको और लाइसेंस मिलेंगे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में, तो वैसे वैसे गोइंग फॉरवर्ड ये अपने अनरेगुलेटेड मार्केट के प्रोडक्ट की सेल को कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनके 50% से डिक्रीज होकर 49-48% के पास आ गए हैं ना, वो वापस इंक्रीज होकर 52-53% के आसपास पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड ये रेगुलेटेड मार्केट में जाएंगे ना, रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का लाइसेंस लेना मुश्किल होता है, जैसे कि अमेरिका की मार्केट हो गई। तो जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड ये रेगुलेटेड मार्केट में जाएंगे, क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि ड्रग को बेचने का लाइसेंस लेना मुश्किल है, तो इनके ग्रॉस मार्जिन वापस इंक्रीज होकर 52 से 53% के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये Q2 FY27 में रेगुलेटेड मार्केट में एंटर कर जाएंगे, मतलब वहां से इनकी सेल्स आने लग जाएगी। तो Q2 FY27 में इनके मार्जिन 52 से 53% के आसपास पहुंच जाएंगे, इनके ग्रॉस मार्जिन। अब देखो वॉर की वजह से इतनी खराब सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कैश कन्वर्जन साइकिल यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव कर दिया, और इसको 200 डेज से इंप्रूव करके 170 डेज के अराउंड ले आए। और मैनेजमेंट ये बता रही है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब इन 4 महीनों में इनकी वर्किंग कैपिटल और इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पास अच्छे कैश फ्लोज आ जाएंगे। और बेसिकली मिडिल ईस्ट मार्केट में इनके पैसे फंसे हुए थे ट्रेड रिसीवेबल में, मतलब वहां से इनको पैसा नहीं आ रहा था, जबकि इन्होंने अपनी सेल कर दी थी, और उसमें से 30% पेमेंट तो इन्होंने अब रिकवर कर ली है, बाकी 70% गोइंग फॉरवर्ड ये रिकवर कर लेंगे। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था, इस वजह से इनके पैसे फंस गए, लेकिन अब इन्होंने उसमें से 30-40% पैसा तो रिकवर कर लिया है, और जून जुलाई में बाकी बचा हुआ पैसा भी रिकवर कर लेंगे। मतलब वो जो पैसा अटका हुआ है ना रिसीवेबल्स में, वो इनके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनका कस्टमर इनका पैसा खा जाएगा। और बेसिकली इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि जो इनका अल्जीरिया का रीजन है या जो MENA का रीजन है, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बेसिकली वहाँ पे इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, पर इनकी क्लाइंट ना वहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब इनको अपने प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को सेल करने पड़ते हैं, जिस वजह से उसकी पेमेंट की साइकिल लंबी है। बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट्स 100% क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिस वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये क्या कर रहे हैं कि जो ये MENA का रीजन है जहाँ पे इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, उसमें तो ये अपनी सेल्स को इंटैक्ट रखेंगे, पर जो ये बाकी जगह सेल करते हैं ना, जहाँ जहाँ पे भी इनको वर्किंग कैपिटल साइकिल में दिक्कत आती है, वहां पे गोइंग फॉरवर्ड ये अपनी सेल्स इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन जो ये MENA की सेल्स है, जहाँ पे इनके ज्यादा मार्जिन है, उस सेल्स के नंबर को तो ये इंटैक्ट रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल और इंक्रीज नहीं होगी, बेसिकली इंप्रूव ही होगी यहाँ से
से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे। तो बेसिकली जब इनकी शिप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और उसके 35 से 40 डेज बाद जब इनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाते हैं ना, उसके बाद इनको पेमेंट मिलती है, जिस वजह से भी इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इतनी बड़ी है। और बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ना इनके डेटर डेज बढ़ गए हैं, पर गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट यही बता रही है कि इसको रिड्यूस करके ये 150 से 160 डेज पे ले आएंगे और गोइंग फॉरवर्ड ये अपने इन्वेंट्री डेज को भी इंप्रूव करके 80 से 90 डेज के अराउंड ले आएंगे। तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद था ना, उसकी वजह से इनके कंटेनर डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पा रहे थे और इनको कैश तब मिलता है जब इनके कंटेनर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ना इनके कंटेनर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और इनका कोई प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको वहां से कैश मिल जाएगा, मतलब इनका पैसा अटकेगा नहीं उधर। अब इनका आरओई और आरओसी का नंबर भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। और ये बात तो मैंने तुम्हें कई बार बता रखी है कि तुम्हें आरओई का नंबर नहीं देखना होता, मतलब आरओई के एब्सोल्यूट नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तुम्हें ये देखना होता है कि उसका ट्रेंड क्या है, कि क्या टाइम के साथ वो आरओई का नंबर इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का आरओई और आरओसी का नंबर दोनों ही टाइम के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब ये कंपनी और एफिशिएंटली काम कर रही है। और इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो भी 1 से कम की है, मतलब कंपनी के पास इतना डेट भी नहीं है। और अगले क्वार्टर में गोइंग फॉरवर्ड ये केपीएमजी को एज एन ऑडिटर हायर कर रहे हैं अपने साथ। और केपीएमजी एक ग्लोबल फर्म है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा, यानी कि तुम्हें और नई फैक्ट्रीज या यूनिट तो लगानी पड़ेगी अपने और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करूं कि ये कंपनी क्या क्या केपेक्स कर रही है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो तो सबसे पहले अभी के अभी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो अब इनके केपेक्स की बात करते हैं। तो ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इनके पास कैश आ जाएगा, यानी कि इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो जाएगी और जो इनका अटका हुआ है ना कैश मिडिल ईस्ट में, वो इनके पास आ जाएगा। तो ये जो केपेक्स करेंगे वो अपने इंटरनल अक्रूवल से ही कर लेंगे, मतलब जो इनके पास कैश है उसी से कर लेंगे। और जो ये हार्मोन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए नई यूनिट बना रहे हैं ना, जो मैंने तुम्हें बताया था एक नई यूनिट बना रहे हैं जिसमें ये हार्मोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, वो इनकी जुलाई से फंक्शनल हो जाएगी। तो जो इनकी ऑन्कोलॉजी की यूनिट है और जो इनकी हार्मोन्स की यूनिट है, वो दोनों ही इनकी जुलाई से फंक्शनल हो जाएगी। और जो बेसिकली उनमें मशीनें लगनी है उसका खर्चा इनके पास वहां से आ जाएगा। जो जून जुलाई में इनका मिडिल ईस्ट में पैसा फंसा हुआ है ना, वो इनके पास वापस आ जाएगा, जिस पैसे को यूज करके ये उसमें मशीनरी लगा देंगे। और इस कंपनी को ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में भी खर्चा करना पड़ता है, ताकि ये अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाए। तो बेसिकली जो इनके पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो अब ऑफ पेटेंट हो गए हैं, उन पे इनके मार्जिन इनको अब कम मिलेंगे। तो ये R&D करके नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि उन पुराने मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर पाए और कंपनी का मार्जिन कंसोलिडेटेड लेवल पे इंप्रूव हो, डिक्रीज ना हो। इसलिए R&D करना इनके लिए बहुत जरूरी है, जिसपे ये हर साल खर्चा करते हैं। अब बेसिकली क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो बढ़ रहा है। तो एनालिस्ट ने इनसे बार बार पूछा कि भाई क्या तुम वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाओगे। तो इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला कि हमें जरूरत ही नहीं है कस्टमर पे पास ऑन करने की, क्योंकि हमारा मेजर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो जब भी डॉलर का प्राइस इंक्रीज होता है और INR वीक होता है, तो बेसिकली इनको एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आ रहा है तो इनको डॉलर में पेमेंट मिल जाती है। तो भले ही INR वीक भी हो जाए ना, तो भी ये फायदे में ही रहते हैं, चाहे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ भी जाए, पर क्योंकि इनकी पेमेंट डॉलर में आती है और डॉलर बढ़ रहा है और INR कमजोर हो रहा है, तो नेट इन नेट ये फायदे में ही रहते हैं। तो इनको जरूरत ही नहीं है कि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़े तो वो अपने कस्टमर को पास ऑन करें। तो बेसिकली अब तक तो इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए, लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वॉर की वजह से, तो ये अपने कस्टमर के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अब इससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूं कि इस कंपनी ने फ्यूचर में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन करूं। अगर तुम्हें ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना और तुम और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इसकी गाइडेंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि अभी इस कंपनी की सेल्स है 500 करोड़ के आसपास की और इनका EBITDA मार्जिन है 24% का। और इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी है कि FY27 में ये 650 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, जिसमें इनका 26% का EBITDA मार्जिन होगा। और FY28 में ये 800 से 850 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, जिसमें इनका 28% का EBITDA मार्जिन होगा। और FY29 में ये 1000 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, जिसमें इनका 30% का EBITDA मार्जिन होगा। यानी कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 साल तक हर साल इनका EBITDA मार्जिन 2% से एक्सपैंड होगा। तो अभी तुम 3 साल की बात तो छोड़ो, लेकिन अगले 2 साल तक ये कंपनी अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेगी और हर साल इसको 2% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। तो क्योंकि इसका मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। अब बेसिकली इनका मार्जिन इसलिए एक्सपैंड होगा क्योंकि ये अपने ऑन्कोलॉजी यानी कि अपने कैंसर वाले प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएंगे, और दूसरा ये रेगुलेटेड मार्केट में घुस रहे हैं, और क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट में कंपटीशन कम होता है तो वहां पे इनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, जिस वजह से हर साल इनका 2% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन होगा अगले 3 साल तक। और जो इन्होंने FY29
FY29 की 1000 करोड़ की रिवेन्यू की गाइडेंस दी है। उसमें इनका जो हार्मोन से रिवेन्यू आएगा, जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इनकी यूनिट 6 बन रही है जिसमें ये हार्मोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे, जो कि फंक्शनल हो जाएगा H2 FY27 से। और जो इनका एरिथ्रोपोइटिन से रिवेन्यू आएगा वो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो मैनेजमेंट ये बता रही है कि हार्मोन से हमारा 50 से 100 करोड़ का रिवेन्यू आ जाएगा और एरिथ्रोपोइटिन से हमारा 80 से 100 करोड़ का रिवेन्यू आ जाएगा, पर उसको हमने FY29 की 1000 करोड़ की रिवेन्यू गाइडेंस में इंक्लूड ही नहीं किया। उसको एक्सक्लूड करके हम बता रहे हैं कि हम FY29 में 1000 करोड़ का रिवेन्यू टच करेंगे, क्योंकि अभी ये कंपनी श्योर नहीं है कि क्या इनको FY29 तक इस प्रोडक्ट का लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस लेना इनके हाथ में तो होता नहीं है, वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ में होता है और बेसिकली लाइसेंस देने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। तो ये श्योर नहीं है कि उसका लाइसेंस इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट ये सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इन्होंने FY29 के रिवेन्यू की गाइडेंस में इनका रिवेन्यू इंक्लूड ही नहीं किया। इसको एक्सक्लूड करके ये बता रहे हैं कि FY29 में हम 1000 करोड़ की सेल को टच कर देंगे और करंटली इनकी 500 करोड़ की सेल है। तो अगले 3 साल में ये अपनी सेल्स को डबल कर देंगे और हर साल इनको 2% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। और अगर इनको उस एरिथ्रोपोइटिन और हार्मोन का लाइसेंस मिल गया तो ये FY29 तक 1200 करोड़ का रिवेन्यू कर देंगे। मतलब इन्होंने गाइडेंस तो 1000 करोड़ की दी है, पर 200 करोड़ का एडिशनल रिवेन्यू कर देंगे अगर इनको लाइसेंस मिल गया तो बेसिकली अपनी गाइडेंस को एक्सीड भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन वैल्यूएशन निकालते समय हम 1000 करोड़ का रिवेन्यू ही एज्यूम करेंगे जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस में दी है, क्योंकि वैल्यूएशन निकालते समय हमें हमेशा कंजर्वेटिव रहना होता है। इसीलिए उस टाइम पे तो मैं 1000 करोड़ का रिवेन्यू एज्यूम करके ही वैल्यूएशन निकालूंगा तुम्हारे लिए। तो बेसिकली FY29 में जो इनका 1000 करोड़ का रिवेन्यू होगा उसमें इनकी 30% सेल्स इनकी ऑन्कोलॉजी वाली डिपार्टमेंट से आएगी, यानी कि 300 करोड़ का रिवेन्यू इनकी कैंसर की ड्रग्स से आएगा जो इनका हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। और बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड ये अपना डेट भी इंक्रीज नहीं करेंगे, तो जो इनकी करंट एनुअल इंटरेस्ट की कॉस्ट है ना वो गोइंग फॉरवर्ड सेम ही रहेगी। मतलब इस कंपनी पे इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा आगे जाके। तो चलो अब इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि अगले 2 साल के लिए यानी कि FY27 और FY28 के लिए ये कंपनी अपनी सेल्स को 30% से ग्रो कर सकती है। और FY29 को अभी हटा दो क्योंकि वो बहुत दूर है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल का ही विजन दे रहा हूँ कंपनी का। और अगले 2 साल के लिए इस कंपनी को हर साल 2% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। और कंपनी ने ये तक बोल दिया कि हम अपना डेट भी इंक्रीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये कंपनी अपने पैट को अगले 2 साल के लिए 40% कैगर के रेट से ग्रो कर सकती है। अब वैल्यूएशन निकालते समय तो हम सिर्फ 1 साल का ही आउटलुक देखते हैं। तो FY27 में कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि वो अपनी सेल्स को 650 करोड़ के आसपास टच करेगी और अपने पैट को 100 करोड़ के आसपास टच करेगी। और करंटली इसका पैट है 67 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से ग्रो करेगा इसका पैट ईयर ऑन ईयर। अब करंटली इस कंपनी की PE रेशो है 35 के आसपास की, और ये बोल रहे हैं कि हम अगले साल 50% से ग्रो करेंगे। तो चलो इसकी पेग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो पेग रेशो कैलकुलेट करने का तरीका तुम्हें पता ही है। पेग रेशो कैलकुलेट करने का तरीका होता है PE रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी है, और इसकी PE रेशो है 35 की और अगले साल की पैट में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 50% की। तो इसकी पेग रेशो हो गई 35 डिवाइड बाय 50, यानी कि 0.7 के आसपास की पेग रेशो हो गई। और ये तो सिर्फ अगले साल का आउटलुक है। FY28 में भी ये कंपनी अपने पैट को 40% से ग्रो कर सकती है। तो ये कंपनी अगले 2 साल के लिए अपने पैट को 40% कैगर के रेट से ग्रो कर सकती है। अब ऑब्वियसली ये तो ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो करके भी दिखा पा रही है, नहीं करके दिखा पा रही। तो हर 3-3 महीने में इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि क्या पता मैनेजमेंट कल को जो उन्होंने बोला वो करके ही ना दिखा पाए। तो एग्जीक्यूशन ट्रैक करना तो क्रिटिकल होता है किसी भी स्टॉक में। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब देखो तुम्हें ये तो पता है कि हर जगह हर बंदा आजकल AI यूज कर रहे हैं और उस AI के लिए हमें डेटा सेंटर चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही एक स्टॉक है जो AI के डेटा सेंटर के लिए केबल बनाता है, और अगली वीडियो में मैंने उसी को डिस्कस किया हुआ है और वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी। तो फटाफट जाके उस वीडियो को चेकआउट करो।